वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा-सा पर्सनल कुछ कमिटमेंट्स है, इसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था एंड लास्ट हमारा एक सीरीज़ भी हमने चलाया था 20 के टू 1 लाख रुपीज़ वाला, तो अल्टीमेटली वो भी मैं 1 हफ्ते ही ट्रेड कर पाया। एटलीस्ट 7-8 डेज़ ही मैंने ट्रेड किया था एंड उसका रिटर्न यार 20,000 से 31 के आस-पास ही बना था। उसके बाद तो मैंने ट्रेड किया भी नहीं और फिर कर भी नहीं पाया, टाइम मिला नहीं। रिसेंटली मैं ट्रेड कर रहा था, तो रिसेंटली मूवमेंट अच्छे थे, अच्छा पैसा बन रहा था। बट टाइम नहीं मिल पा रहा था कुछ चीज़ों की वजह से, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। अभी चलिए तो हम लोग अभी समझते हैं कि यार मार्केट में चल क्या रहा है ओवरऑल, क्या चाइना की कंडीशन है, क्या ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, आरबीआई की पॉलिसी भी आई है रिसेंटली एंड मतलब ग्लोबली सब जगह उथल पुथल मची हुई है, क्रूड एकदम भाग रहा है पागल की तरह, तो मतलब कुछ भी हो रहा है अभी मार्केट के अंदर, ठीक है। सो टोटल हम लोग ट्राई करेंगे समझने का कि एक्चुअली चल क्या रहा है और ये जो बाउंस आया हुआ है इस पे हम लोग बाय करें या फिर किस हिसाब से पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। इसलिए हम लोग रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, एल&टी कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का ओवरव्यू भी लेंगे कि भाई उनमें क्या चल रहा है ना? सो इस पे हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले अपन निफ्टी खोलते हैं, निफ्टी का क्या सिनेरियो है, ठीक है? तो देखो अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ कि मैं कोई भी एनालिसिस करता हूँ तो उसके बेसिस क्या होते हैं कि मैं क्या जनरली देखता हूँ। तो यार देखो मैं बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और प्राइस एक्शन क्या बनता है वो है। और साथ-साथ में प्राइस एक्शन के साथ मैं डेटा को भी इंक्लूड करता हूँ कि डेटा ओवरऑल क्या बोल रहा है। डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई बार क्या होता है ना छोटे-मोटे कैंडल्स ना आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं कि यार अपसाइड मूवमेंट है, डाउनसाइड है। कभी-कभी मैं भी ट्रैप हो जाता हूँ इसके अंदर, तो इट्स नॉट अ बिग डील। सो मैं इन पे ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है उसके ऊपर मैं समझ लेता हूँ। देखो यार प्राइस किसी भी एक प्लेस पे 1 बार, 2 बार जब तक 3 बार नहीं बाउंस करता है, मैं उसको एज़ अ सपोर्ट कंसीडर नहीं करता, एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, है ना? तो मैं इसको बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं मानूँगा और रिजेक्शन के लिए रेजिस्टेंस के लिए भी सेम है। जब तक प्राइस वहाँ पे 2 से 3 बार नहीं रिजेक्ट हो जाता है, तब तक मैं उसको स्ट्रॉन्ग लाइक रेजिस्टेंस नहीं मानता हूँ, ठीक है? तो ये मेथड ना मैंने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है। पहले क्या होता था कि मैं हर छोटे-छोटे सपोर्ट पॉइंट्स को मार्क कर लिया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट बन गए। तो अब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कुछ 50 पॉइंट की रैली मिली, तो मैं फिर टेंशन में हूँ कि यार 50 पॉइंट ही मिलेंगे, एक सपोर्ट ले लेगा। फिर यहाँ से टूटेगा तो फिर 50 पॉइंट, तो यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे पहले निकलना पड़ेगा, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि हर थोड़ी देर बाद फिर एक सपोर्ट या फिर एक रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत दिक्कत आ रही थी। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि अच्छा सपोर्ट और अच्छा रेजिस्टेंस है किधर पे और उसके बीच में कितना डिफरेंस है और उसको मुझे पूरा कैप्चर करना है। हमारा फोकस अभी ये है। इससे क्या आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड्स भी मिलेंगे और अच्छा खासा आपके प्रॉफिट भी होंगे। अब यही मैंने सेम लॉजिक रिसेंटली निफ्टी के अंदर भी लगाया और उसको हमने एक्चुअल में यूज़ किया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे। तो देखो यार अभी हम लोग चलते हैं निफ्टी के ऊपर। अब ये जो गिरा है इसको हटा देते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक ज़ोन है 24,000 के आसपास का, है ना? यहाँ पे प्राइस कितनी बार आया हुआ है, हम लोग वो देख लेते हैं कितनी बार प्राइस यहाँ पे आया हुआ है। तो देखो एक बार यहाँ पे आने का ट्राई किया था इसने, ये बजट के आसपास आने का ट्राई किया था, ठीक है? 24 100 24,073 के आसपास से बाउंस कर गया था। सेकंड टाइम प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है? उसके बाद थर्ड टाइम भी एक बार और आया, है ना? एक और कैंडल वहीं पे। तो एटलीस्ट यहाँ पे 1, 2, 3 बार प्राइस आया हुआ है और इसके नियरेस्ट एक और यहाँ पे रीटेस्ट टाइप का इसको कंसीडर कर सकते हो, रेंज भी बोल सकते हो या फिर यूँ करके यूँ समझ सकते हो, हल्का सा यहाँ पे आया और फिर यहाँ से रैली थी। तो ये ज़ोन के आसपास ना प्राइस ने 24,100 से लेके 24,000 के बीच में 2 से 3 बार सपोर्ट दिखाया, ठीक है? तो इसको मैं सपोर्ट मानूँगा, एक ये हो गया सपोर्ट अपना, ठीक है? इसके बाद एक ये एरिया देखो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन यहाँ पे लिया, सेकंड टाइम यहाँ के आसपास लिया, ठीक है? थर्ड टाइम ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फोर्थ टाइम अब वापस यहाँ सपोर्ट लिया। तो देखो इसके पहले 3 बार मार्केट ने यहाँ पे ये एरिया पे रिएक्शन किया है। पहले ये अपना प्राइस जो था पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के बाद ये अब सपोर्ट बन गया है, ठीक है? तो इसको मैंने कंसीडर इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे पहले 2 बार हो चुका है और तीसरी बार ये हो चुका है, ठीक है? और ये एक टाइम पे यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था। तो लगभग 4 बार पकड़ लेते हैं कि 4 बार यहाँ पे प्राइस ने रिएक्ट किया है। तो मैंने इसको एक सपोर्ट कंसीडर किया है, ठीक है? अब सपोर्ट की थ्योरी देखो ऐसी होती है कि सपोर्ट में आप एक लाइन मत खींचो कि यार एक लाइन खींच दी मतलब प्राइस यहीं आके टच ही करेगा, ऐसा नहीं होता। प्राइस ना हमेशा वो जो ज़ोन होता है ना उसके आस-पास मंडराता है और ये जो ज़ोन से थोड़ा-सा 50 पे नीचे ऊपर भी होता है तब ताकि हंटिंग भी होती है वहाँ पे। क्योंकि जब देखो क्या होता है नॉर्मली ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है हाँ, ठीक है? तो जब ये मार्केट लाइव चल रहा होगा ना और जब ये कैंडल यहाँ तक आई होगी, तब लोगों को लगा होगा भाई अब तो मार्केट टूट गया, ठीक है? उनको लग रहा है ये ब्रेकडाउन आ गया है, सपोर्ट टूट चुका है, तब तो मार्केट नीचे चला जाएगा,
लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से पलटी मार गया। सो कभी भी एकदम एक लाइन पे मत ट्राई करो कि ये लाइन है, प्राइस यूं आया, यहाँ से आएगा मतलब ब्रेकडाउन मिल गया, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ से वापस जाके वापस ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये फॉल्स ब्रेकडाउन भी देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। लिक्विडिटी स्वीप मतलब यहाँ पे जो कुछ प्लेयर्स हैं वो एंट्री करेंगे, है ना, पुट साइड की, और मार्केट से ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो इजीली यहाँ पे बिग प्लेयर्स ये माल को खरीद लेगा, है ना। तो ऐसे करके ये सब चलता रहता है। तो अब देखो, जब टॉप से हम लोग यहाँ से पकड़ते हैं कि निफ्टी जब फॉल कर रहा था तब हमारा क्या व्यू था, जब निफ्टी ने यहाँ से फॉल किया तो ये दिन तो फॉल किया, ठीक है, जब नेक्स्ट डे एक बड़ा गैप डाउन दिखा, है ना, तो यहाँ से हमने पकड़ा प्राइस को कि भाई अब चलो नीचे की तरफ चलते हैं, मार्केट में सेलिंग आ गई है, और सेलिंग अगर आई है तो ये रुकेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, एक रेंज है, ये सपोर्ट नहीं है, एक रेंज बनी है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेंज है, यहाँ पे एक बार है, दो बार है, लेकिन हम इसको कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि दो बार है तो भाई मैं कंसिडर नहीं करूंगा मेरे मेथड से। आप चाहो तो करते रहो, करते कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के मेथड्स होते हैं, बट मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैंने इसको भी नहीं कंसिडर किया, मैंने सिर्फ इसको कंसिडर किया ओनली, है ना। और मैं यहाँ से पकड़ के बैठा हूँ इसको, प्राइस को, तो मैंने ये दिन भी पैसा बनाया। ये दिन तो मैं पूरा होल्ड करके बैठा था, रात को यहाँ पे एक्सपायरी थी ये वाले दिन पे, तो मार्केट से गैप डाउन खुला और काफी अच्छा मूव मिला। हालांकि पैसा 5 गुना हो सकता था, बट मैं डबल करके ही बाहर निकल गया मार्केट से, क्योंकि यार पैसा बनता है लेकिन हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए उतनी, क्योंकि एक्सपायरी का डे होता है तो थीटा टिके का डर बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे भी सेलिंग आनी थी, नेक्स्ट डे भी सेलिंग आई है। नेक्स्ट डे तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा ट्रैप हो गया था, बिकॉज एक बाउंस देखने को मिला था, 400-500 पॉइंट का बाउंस था, तो उसमें ट्रैप किया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट सीधा नीचे गिर गया। देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, अब आपको देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, ये आवरली चार्ट लगाया मैंने। अब मैं नापता हूँ इधर से, देखो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग लगभग 376 पॉइंट का, मतलब 1.5% का बाउंस है। मैं नीचे से पूरा कैप्चर करता हूँ तो 400 पॉइंट के आसपास का बाउंस था पूरा ये, है ना। 400 पॉइंट मार्केट बाउंस किया, 400 पॉइंट पॉइंट बाउंस होने के बाद लगने लगा कि यार ये तो ट्रेंड चेंज हो गया, बट ये फॉल्स बाउंस था। उसके बाद मार्केट में एकदम सेलिंग आ गई। तो मेरी पोजीशन थी, मैंने पुट ही बाय किया था मॉर्निंग में, बट ड्यू टू दिस बाउंस, क्योंकि 1.5% का बाउंस है, तो भाई इसमें अच्छे अच्छे लोगों की हवा निकल जाती है कि 1.5% का बाउंस हो गया है। तो मैंने स्टॉप लॉस लेके मैंने कॉल से पोजीशन बनाई और मार्केट वहां से पलट गया, तो ये दिन मुझे नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि व्यू मेरा नेगेटिव ही था मॉर्निंग से, बट स्टिल बिकॉज ऑफ सम रीजन मुझे नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद ही मैंने सेलिंग की, सेलिंग होता रहा, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया, और 2 दिन लगातार मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए ट्राई किया, बट ये भी फॉल्स ही मुझे लग रहा है अभी तक, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सेलिंग आई है, इसके बाद मार्केट ऊपर खुला, फिर सेलिंग आई है, कंसोलिडेट कर गया। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ गिफ्ट निफ्टी, तो गिफ्ट निफ्टी देखोगे यहाँ पे, तो गिफ्ट निफ्टी इस कंसोलिडेशन से भी नीचे की तरफ, यानी जो पुराना सपोर्ट है उसके आसपास ही आ रही है। और मेरा देखो अभी ओवरऑल व्यू कैसा बना हुआ है मार्केट को लेके, मेरा व्यू ये है कि यार मार्केट में ना अभी सेलिंग आ सकती है, और मार्केट में और ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी मार्केट एकदम अंधी रैली में भागता है, मतलब उसको कोई रिट्रेसमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, तो ये मार्केट ना अच्छा नहीं होता कभी भी। इस मार्केट में आप भागते रहे ऊपर, लेकिन जब गिरोगे तो फिर कहीं सपोर्ट करने के लिए कुछ होता नहीं है। जैसे देखो ये एक रैली अच्छी है, यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, और प्रॉपर हाई राइज के बाद मार्केट ऊपर भी जा रहा है, तो ये एक वैलिड बाउंस है कि यार ठीक है तरीके से जा रहा है, ये भी एक अच्छी रैली है, इससे पहले मार्केट कंसोलिडेट किया है। लेकिन यहाँ से आप देखोगे, यहाँ पे तो एकदम रैली थी यार, आपका इलेक्शन ये तो एकदम स्टीप थी। उसके बाद एक कुछ ग्लोबल फैक्टर्स आए, प्रॉब्लम हुई, उसके बाद भी एकदम स्टीप रैली थी, फिर थोड़ा सेलिंग आया, फिर एकदम से स्टीप, तो भागे ही चला जा रहा है, मतलब रुकने को तैयार ही नहीं है किसी भी लेवल को। और इवन कंपनीज के अंदर या स्टॉक्स के अंदर ऐसी कोई ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिली भी नहीं हमें, और हमने इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ देखा नहीं कि यार हमने कुछ बहुत ज्यादा कुछ भयंकर काम कर दिया कि भाई एकदम मार्केट एकदम शूटअप कर गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद भी मार्केट इतना भाग रहा है। सो ये एक चांसेस होता है जहाँ पे आपको डरना चाहिए कि यार ये एकदम अंधा भाग रहा है, तो मतलब ये गिरेगा तो फिर सेम प्रॉब्लम भी आ सकती है। और आपको देखो यहाँ पे सीधा एक फॉल आया, तो काफी अच्छा खासा फॉल था ये, है ना, ये काफी बड़ा फॉल है। अगर आप इसको कैलकुलेट करें यहाँ से हाई से, तो मैं हाई से आपको दिखाता हूँ। हाई से लेके भाई जब मार्केट जो गिरा है ना, लगभग 6% के आसपास गिरा है, 1615 1600 पॉइंट के आसपास मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे बाउंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, उस पर आता हूँ मैं। कभी भी देखो आप पुराना भी स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो बाउंस एक ही तरीके से होता है कि मार्केट ना सेम जगह पे पुल बैक देता है, फिर बाउंस करता है। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, ठीक है,
हमें कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट जो बाउंस है ना, यहाँ पे सेलिंग आती है। फिर जो सेकंड बाउंस है और ये जो प्रीवियस हाई है इसको ब्रेक कर देगा, तो फिर हम बुलिश हो जाएँगे, फिर हम टारगेट करेंगे वापस से अपना लास्ट हाई को। तो ये बाउंस सही होता है, इसको ही हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अभी देखो जैसा कि ये था कि फर्स्ट बाउंस आया, ये ऑब्वियस बात है आना था, कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो एटलीस्ट कुछ लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएँगे। इन लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई, मार्केट गया सीधा ऊपर। यहाँ से वापस सेलिंग आई। आज भी थोड़ा कोशिश की, लेकिन वापस सेलिंग आई और मुझे लगता है वापस इसको अगर रिटेस्ट करके बाउंस करता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है अपना 25,200 के आसपास का या 250 का, अगर ये लेवल इसने ब्रेक कर दिया, तो फिर मैं यहाँ से बुलिश पोजीशन बनाने का ट्राई करूँगा। लेकिन ओवरऑल जो कंडीशंस है यार ग्लोबली वो थोड़ी-सी खराब है, तो उनको भी हमें ध्यान देना है ना? तो ये पुल बैक पे हम बाय नहीं करेंगे, ये जो पुल बैक है इस पे बाय करेंगे। और अगर यहाँ से देखो, यहाँ से सेलिंग आके सीधा ये लेवल तोड़ ही दिया, तो भाई मेरे लिए एकदम चांदी है एज़ अ ट्रेडर, क्योंकि मुझे यहाँ से सीधा टारगेट मिलेगा 24,000 का। तो 24,800 से अगर सीधा 700 से नीचे गिरता है, तो मेरे लिए 500-600 पॉइंट पूरे हैं कवर करने के लिए, और मैं ये आसानी से कवर करूँगा। और अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, तो फिर आप समझो कि सीधा प्राइस जाएगा अराउंड 23,000 के आसपास, और उसके नीचे जाता है तो ये जाएगा सीधा 20 अ, ये क्या है 21,800 के आसपास ये प्राइस जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन पे है। और अभी देखो फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, सबसे मेन फैक्टर्स पे आते हैं अपन। सबसे मेन फैक्टर है चाइना। अभी देखो यार चाइना के जो इंटरनल कंडीशंस है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लाइक बैंक्स की कंडीशन खराब है और इकोनॉमी अंदर साइड से थोड़ी ठीक नहीं है। लाइक लोग भी थोड़े बेरोज़गार ज़्यादा हैं और पैसे लोगों के पास है नहीं, और ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा है चाइना में। तो चाइना में क्या हो रहा है ना कि ये सब प्रॉब्लम्स है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है और बैंक्स वगैरह मिलके ये लोग प्लान कर रहे हैं रेट कट्स और कुछ अच्छी पॉलिसीज़ की, जहाँ से चाइना को की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है ना? चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा तो उससे क्या होगा ना कि चाइना वापस से ग्रो कर जाएगा। ये इनका व्यू है। और अभी कुछ पॉलिसीज़ ये लोग लेकर आए हैं और कुछ लेके आना बाकी है। और सेकंड चीज़ देखो एक और था कि चाइना में कंज़म्पशन के जो डेटा आ रहे थे कि चाइना में ओवरऑल ग्रोथ कैसी रहेगी, वो कम रहेगी, और चाइना में जो कंज़म्पशन है, कंज़म्पशन भी कम रहेगा, ओवरऑल ग्रोथ भी कंसर्निंग है, कंज़म्पशन भी कंसर्निंग है। तो ग्लोबली लोग इस चक्कर में डरे हुए हैं कि यार चाइना अगर ग्रो नहीं करेगा तो एक बहुत बड़ा कंज़म्पशन चाइना करता है। अगर वही नहीं होगा तो फिर मार्केट में सप्लाई कैसे होगी किसी भी अच्छी चीज़ों की? जैसे क्रूड ऑयल ने गिरना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज़ ऑफ चाइना कंसर्न। तो आप देखो क्रूड ऑयल ने गिरना स्टार्ट किया और इसने अपना जो साल भर का सपोर्ट था, इवन जनवरी से सपोर्ट बना हुआ था ये, पूरा का पूरा सपोर्ट इसने ब्रेक डाउन किया और क्रूड आया था $65 तक, है ना? ये मैंने WTI क्रूड का ओपन किया हुआ है, नाइमेक्स में जो लिस्टेड है, ठीक है? तो ये क्रूड सीधा ब्रेक होके यहाँ तक आया, उसके बाद जब वॉर्स होना स्टार्ट हुई, तो वॉर से थोड़ा ट्रिगर आया क्रूड को। उसके बाद क्रूड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बिकॉज़ इतने ज़्यादा वॉर के न्यूज़ आ रहे थे, चाइना की भी न्यूज़ था कि यार चाइना ग्रो कर जाएगा तो कंज़म्पशन का जो कंसर्न है, कि यार अगर चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी, कंज़म्पशन अच्छा होगा तो क्रूड का कंज़म्पशन भी बढ़ेगा, है ना? और लोगों की जेब में पैसा रहेगा तो खर्चे भी होंगे। तो उसके बाद से ये जो क्रूड का चार्ट था भाई ये एकदम मतलब है तो बहुत अच्छा पैटर्न, आप देखोगे तो यहाँ पे एक डब्ल्यू शेप में रिकवरी की है मार्केट ने, नीचे आया, फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे वापस से रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे आया, वापस सपोर्ट लेके सीधा ऊपर। और यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा पैटर्न बना हुआ है। ये देखो ये डब्ल्यू के शेप में रिकवरी हुई है। रिकवरी के बाद जब इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, तो फिर वापस रिट्रेस करके वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है? तो टेक्निकल के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बट ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है क्रूड पे, तो ग्लोबली ये कैंडल सबको दिख छोटी-छोटी रही क्योंकि डे टाइम फ्रेम की है। अब नॉर्मली देखोगे तो बहुत बड़े-बड़े कैंडल्स हैं, बहुत वोलेटाइल है ये मार्केट। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, तो इसका हमें ध्यान देना है कि भाई इससे हम इसको अभी थोड़ा-सा इग्नोर करें। तो एक तो कंसर्न हो गया चाइना, दूसरा हो गया अ, ईरान और इज़राइल का जो वॉर चल रहा है, ठीक है? अब वॉर चल रहा है तो वो वॉर का इम्पैक्ट यहाँ भी आ रहा है कि मिडल ईस्ट में टेंशन है, तो वहाँ पे क्रूड के सप्लाई पे प्रॉब्लम होगी तो उससे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? साथ में कुछ ईरान से होते कुछ रास्ते भी हैं जो जाते हैं जहाँ से बाकी कंट्रीज़ में सप्लाई होती है, इंडिया में भी कुछ सप्लाईज़ वगैरह आती हैं, तो वो ईरान के रास्ते से होते आती है। तो अगर वो सब में प्रॉब्लम होगी तो फिर हमें बहुत सामान महँगा पड़ेगा, घूम फिर के लाना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी हमें दिक्कत होगी। तो ये सब कंसेप्ट की वजह से इंडियन मार्केट में भी ब्रेकडाउन आया, इवन ग्लोबल मार्केट में भी ब्रेकडाउन था। ठीक है? तो ये तो हो गए 2 फैक्टर, पहला हो गया चाइना, दूसरा होगा ईरान ईरान और इज़राइल, ठीक है?
तो अभी इन दोनों में कुछ भी चेंजेस नहीं आए कि भाई चाइना ने, ऐसा नहीं कि चाइना ने अभी कुछ बंद कर दिया है, ठीक है? चाइना भी अभी चालू है, चाइना का इंडेक्स भी भाग रहा है और इज़राइल और ईरान की फाइट भी चालू है, ये भी बंद नहीं हुई है। ये भी चल रही है, ये भी चल रही है। तो अभी जो हमें बाउंस दिख रहा है ना मार्केट में, मुझे लगता नहीं है बहुत जेन्युइन बाउंस है, ये हो सकता है फर्जी बाउंस वो आपको ट्रैप करे और वापस ले जाए नीचे की तरफ। ठीक है? तो इस कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए मार्केट को अभी, एटलीस्ट जब तक वो एक प्रॉपर वो डायरेक्शन नहीं पकड़ लेता कि भाई प्रॉपर डायरेक्शन है फिर हम चलते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले नैस्डैक का चार्ट, ठीक है? अब देखो ये नैस्डैक का चार्ट है, तो नैस्डैक तो बहुत बुलिश दिख रहा है मुझे, है ना? ये एक सेलिंग आया था टॉप से, देन मार्केट अगेन बाउंस किया, फिर एक सेलिंग आया, फिर अगेन बाउंस किया। अपने रेजिस्टेंस के पास काफ़ी टाइम से टाइम स्पेंड कर रहा था मार्केट, एटलीस्ट ये कब से कर रहा है, एटलीस्ट 16-18 दिनों से मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। देखो या तो यहाँ से ब्रेकडाउन आएगा तो सेलिंग आ जाएगी अच्छी खासी। अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है, तो ये जाएगा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या तो वहाँ से सेलिंग आएगी। तो नैस्डैक भी ना बहुत ज़्यादा बाउंस नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत टाइम लगा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो ऑल टाइम हाई का है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इतना इजीली उसको क्रॉस नहीं होगा। तो नैस्डैक को लेके मेरा व्यू कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और ये ओवरऑल कंडीशन ना जा किधर रही है, जा रही है इलेक्शंस की तरफ। इलेक्शंस के आसपास ना मार्केट ऑल टाइम हाई और इसके आसपास ही रहेगा और यहाँ से कुछ बड़ा गेम होगा। जैसे इंडिया में भी हुआ था, जब इलेक्शंस आ रहे थे तो नया हाई बना दिया था, रिजल्ट वाले दिन कुछ और हो गया था। सो ये सब चीजें उसी तरफ जा रही है। इसके अलावा नैस्डैक का भी सेम कंडीशन है, एस&पी 500 भी सेम है, डाउ जोन्स भी नए पे नए हाई बना रहे हैं। देखो ये ऑल टाइम हाई की तरफ है, ठीक है? अब इसके बाद अपन आते हैं चाइना के ऊपर, भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो यहाँ पे कि ये है चाइना का इंडेक्स, पिछले कुछ दिनों में, पिछले 1 महीने के अंदर चाइना का इंडेक्स एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया है। अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ बॉटम से लेके टॉप तक, तो भाई चाइना का इंडेक्स पिछले कुछ दिनों में 37% ग्रो करा है और कंजप्शन के कंसर्न्स खत्म हुए तो मेटल सेक्टर भी अभी एकदम भाग रहा है, क्योंकि चाइना में मेटल्स ये सब चीजों को लेके चाइना बहुत सपोर्ट करता है और चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती है तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स को फायदा होता है। ठीक है, मैं मंथली चार्ट लगाता हूँ तो आपको चाइना के इंडेक्स की कहानी दिखाता हूँ कि भाई चाइना में क्या हुआ। देखो चाइना में देखो 2-3 बार ये चीजें हो चुकी हैं। इंडेक्स ना अभी जो चल रहा है वो अपने ऑल टाइम हाई से ना 50% लेस चल रहा है, मतलब 50% नीचे है। लास्ट टाइम भी हुआ था, ये तो 2008 की बात है, इसको अपन इग्नोर करते हैं, ठीक है? इसके बाद ये 2015 के आसपास सेलिंग आई थी और फिर ये हल्का-सा था 2018 में और फिर ये यहाँ पे कोविड के टाइम पे भी थोड़ी बहुत थी। बट उनके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स थे, इसकी वजह से चाइना में सेलिंग आई। तो अपन पकड़ते देखो ये चाइना का इंडेक्स हाई था और इसने लगभग 55% का करेक्शन दिया चाइना के इंडेक्स ने ओवर द इयर्स, ठीक है? इसके बाद अभी जो कंडीशन है चाइना के इंडेक्स की, अभी अपने ऑल टाइम हाई से 30% लेस है। तो अगर एज़ अ इन्वेस्टर अगर मुझे देखा जाए, अगर मैं एफआईआईज़ हूँ और मुझे लग रहा है कि यार मेरे पास पैसा है और मुझे ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो अगर चाइना का इंडेक्स मुझे 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो ऑब्वियस बात है मैं चाइना में इन्वेस्ट करूँगा। तो इंडियन मार्केट से पैसा निकला है काफ़ी सारा और सीधा गया है चाइना मार्केट में। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी सारा सेलिंग आया है इंडिया में और बहुत सारा पैसा गया है ग्लोबल मार्केट के अंदर, जैसे चाइना वगैरह के अंदर। चाइना में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो देखो चाइना में अभी 1-2 दिन आपको सेलिंग दिख रही होगी, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से इंडिया मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस आई। तो देखो आपको लगातार चाइना में 2 दिन सेलिंग दिखी और ये एकदम भागा मार्केट ऊपर, फिर 1 दिन सेलिंग आई, दूसरे दिन आई, तीसरे दिन देखो मार्केट भागने की कोशिश की उसने ऊपर और वापस से सेलिंग जैसा दिख रहा है। अब देखते हैं ग्रो करता है कि नहीं करता है, कैसा जाता है। तो अगर देखो चाइना का मार्केट अच्छा भागना स्टार्ट करेगा, तो अगेन इंडिया पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आएगा, बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स का पैसा निकल रहा है तो दिक्कत आती है। और मैं पिछले लास्ट 1 हफ्ते का डेटा अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो भाई डेली के डेली एफआईआईज़ बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी में स्टॉक्स को बेच रहे हैं, डेली बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई मार्केट बुलिश हो गया, सिर्फ हमारे जो म्यूचुअल फंड थे ये खरीद रहे हैं माल और कोई नहीं अभी खरीद रहा है ना? एफआईआईज़ डेली माल बेच रहा है। आज भी उन्होंने कुछ 4-5 हज़ार करोड़ का माल बेचा है, कल भी 5700 करोड़ का बेचा था, उससे पहले 10,000 करोड़, फिर 15,000 करोड़, फिर 9,000 करोड़। कंटिन्यूअसली वो माल बेच रहे हैं। अपने यहाँ पे जो डीआईआईज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, ये लोग सिर्फ माल खरीदते जा रहे हैं। तो एफआईआईज़ की सेलिंग अभी रुकी नहीं है, ठीक है? इवन म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब खरीद रहे हैं, बट स्टिल एफआईआईज़ इतना मोटी क्वांटिटी में माल बेच रहे हैं कि मार्केट स्टेबल हो नहीं पा रहा है, ठीक है? और एफआईआईज़ के पास मोस्टली ना बड़े स्टॉक ज़्यादा होते हैं, वो एकदम छोटे-मोटे चिंदी स्टॉक्स में नहीं ज़्यादा होते हैं।
रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनमें उनकी होल्डिंग ज़्यादा होती है। और जब वो ये बड़े-बड़े लार्ज कैप बेचते हैं तो फिर आपको दिखता है कि भाई मार्केट में कितनी भयंकर सेलिंग है। अब यहाँ पे रिलायंस देखो, रिलायंस यहाँ से ब्रेक डाउन आया, अपने सपोर्ट पे आया और रिलायंस का सपोर्ट कौन-सा है? ये इलेक्शन डे वाला सपोर्ट है। इलेक्ट देखो तो अभी देखो एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ कि रिलायंस अपना इलेक्शन वाले डे के सपोर्ट पे आ गया और निफ्टी अपने इलेक्शन वाले सपोर्ट पे नहीं पहुँची। इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, जहाँ पे आपको दिखता है कि इंडेक्स कम टूटता है कंपैरिजन स्टॉक्स के और इंडेक्स भागता भी ज़्यादा है कंपेयर टू स्टॉक्स के, ठीक है? अब ये रिलायंस देखो एकदम सपोर्ट पे है और सपोर्ट के बाद ये लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। अगर यहाँ से ये नीचे तो आया, यहाँ से बाउंस करता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर बाउंस नहीं करता है तो फिर नीचे आएगा सीधा, ठीक है? तो दोनों सिनेरियो तो भी सपोर्ट के आस-पास है तो हमें ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई क्या कंडीशन बन रही है, फिर हम आगे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। एचडीएफसी दिखाता हूँ आपको, एचडीएफसी बैंक की क्या कंडीशन है। देखो यार एचडीएफसी बैंक ने फिर एक बाउंस दिया, एक ब्रेकआउट मिला था हमें रिसेंटली और ये ब्रेकआउट यार देखो ये रिजेक्शन जोन है ना एचडीएफसी का, ये अभी से नहीं है, कुछ 4-5 सालों से बना हुआ है। आपको दिख रहा होगा देखो एचडीएफसी बैंक ये पहले ये 1727 की रेंज में फँस रहा था और अभी लगभग 1800 के आसपास जाते-जाते मतलब वही एक रेंज है 100 पॉइंट के आसपास की जिसमें बार-बार रिजेक्शन लेता है और मार्केट नीचे आ जाता है। तो देखो इससे पहले 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बार जाके सेम लेवल से रिजेक्शन मिला है एचडीएफसी बैंक को और ऊपर से एकदम शार्प सेलिंग मिली है हमें, ठीक है? अब सेलिंग के बाद यहाँ से 2 दिन से हमें बाउंस तो दिख रहा है, मार्केट में बाउंस आ रहा है, बट आई डोंट नो कि ये कितना वैलिड बाउंस है। नीचे भी मार्केट आ सकता है, तो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है अभी बाइंग साइड पे। वेट करूँगा मैं, कुछ स्टेबल होगा उसके बाद मैं आगे प्लान करूँगा कि भाई करना क्या है, ठीक है? यूनिलीवर मैंने एक अच्छा प्रेडिक्ट किया था, यूनिलीवर मैं लास्ट कुछ दिन से देख रहा था, तो यूनिलीवर मैंने देखा था, यूनिलीवर में पैसे भी अच्छे बने। अब देखो मैं दिखाता हूँ यूनिलीवर, यार यहाँ पे देखो एकदम स्टीप फॉल है और यार देखो जो बड़े टाइम फ्रेम में हम लोग बोलते हैं ना डबल टॉप बन गया, डबल बॉटम बन गया, तो आपको क्लियर दिखाता हूँ, आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा भाई कि मार्केट में यहाँ पे डबल टॉप बना हुआ है पैटर्न, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना? अब मैं इसको लाइन चार्ट पे करता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा, देखो प्राइस एक बार यहाँ गया, सेकंड टाइम भी गया बट क्लोजिंग नहीं थी और फिर नीचे आ गया, तो ये डबल टॉप का एकदम परफेक्ट एग्जांपल है। अब मैं देखो यहाँ पे प्राइस की आपको दिख रही होगी डंडी ऊपर तक गई हुई है, मार्केट गया ऊपर, यहाँ से ऊपर इसको टच किया, नीचे यहाँ तक आया, फिर इसको यहाँ तक टच किया और फिर मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ गया, है ना? और इसमें भी देखो मैंने सेम लॉजिक यूज़ किया है, लॉजिक क्या था कि प्राइस ने जहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं मतलब रिजेक्शन या फिर कुछ एक्शन नहीं किया है, उसको मैं सपोर्ट नहीं मानूँगा, ठीक है? यहाँ पे बाउंस था, मुझे पता था ये फर्जी है, मैं ज़्यादा एंट्री करूँगा नहीं, मैं वेट करूँगा प्रॉपर कन्फर्मेशन का। ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन हो गया इसका तो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ से 2900 से लेके 2800 तक का मुझे कन्फर्म था कि 2800 आना है। 2800 के बाद जो ब्रेकडाउन आया तो फिर मेरा प्लान है 2700 तक का, कि 2700 तक आना चाहिए। हालाँकि आज भी 2723 या 30 के आस-पास था, 20-30 पॉइंट ही ऊपर था और थोड़ा-सा बाउंस भी देखने को मिला है, तो लेट्स सी ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। और देखो यहाँ पे जो ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट 1 बार, 2 बार, 3-4 बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है, तो ये एक वैलिड सपोर्ट है, ठीक है? और एक ये जो एरिया है ना, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था बट ये ब्रेक डाउन हो गया है। तो पहला मेरा टारगेट यहाँ से लेके यही था सीधा, है ना? तो इसके बीच में मैं कहीं वेट नहीं करूँगा कि ये सपोर्ट है, मैं किसी को कंसीडर नहीं करूँगा। इसमें बड़े टारगेट मिलते हैं, तो आप देखो सीधा एकदम स्टीप फॉल है और मार्केट सीधा नीचे की तरफ। और अगर ये 2700 का लेवल डिफेंड नहीं करते हैं, तो ये 2650 के आस-पास भी आ सकते हैं, है ना? तो यहाँ से भी हमको दिखाई दे सकता है कि भाई कितना जा रहा है ये। हालाँकि मैं 2-3 स्टॉक्स ही ज़्यादा वो देख रहा हूँ। टाटा मोटर्स पे एक अच्छा बाउंस मिला है, टाटा मोटर्स भी देख रहा था मैं थोड़ा-सा। टाटा मोटर्स यार, ये देखो टाटा मोटर्स भी अपने सपोर्ट पे ही है, ठीक है? यहाँ पे देखो 1, 2 और ये 1, 2, 3, 4 और ये 5वां सपोर्ट है यहाँ पे। तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ और देखो यहाँ पे मार्केट ने आके फॉल्स ब्रेकडाउन दिया पहले कि मैंने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया, ठीक है? और अब देखो ये सस्टेन कर गया तो अच्छी बात है। और नहीं सस्टेन करा तो फिर आप सेलिंग के लिए तैयार रहो। सेलिंग के लिए फिर मेरा जो दूसरा सपोर्ट मुझे लगता है, ब भाई वो ₹616 के आस-पास है। तो इसका सीधा कहानी 616 के आस-पास की है। तो अभी ये सब भी है और इसके अलावा कुछ चीज़ें और है, मैं आपको निफ्टी वगैरह में दिखा देता हूँ। निफ्टी में आजकल वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और ऑप्शन प्रीमियम में भी काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो भाई मेरा भी सजेशन ये है कि
यार इस टाइम पे ना ट्रेडिंग थोड़ा कम कर दो ऑप्शंस के अंदर, और स्टॉक ऑप्शन या फिर कैश में या फिर एमटीएफ में मार्जिन लेके या फ्यूचर्स में करो, थोड़ा सही रहेगा। आपके एटलीस्ट पैसे बनने के और जो रिस्क रिवॉर्ड के जो फेवर है ना, वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। बिकॉज क्या है ना, देखो मॉर्निंग में मैंने ना कल एक पुट होल्ड किया था, ये लगभग ये लेवल के आसपास ही रहेगा, 25,000 के आसपास का पुट था। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट 25,000 से भी नीचे आया। मेरा पुट का वैल्यू था 100 रुपीज, आज एक्सपायरी भी थी, और जब मार्केट यहाँ तक आया ना, तो मेरे पुट की वैल्यू कुछ 20-22 रुपए बची थी खाली। तो आप समझ रहे हो 80 रुपीज का डिके, क्योंकि आज उसको जीरो होना ही होना है। तो भाई इतना डिके मैं कैसे मिटिगेट करूंगा भाई? इस डिके को अगर मिटिगेट करना है, तो मार्केट को कम से कम 300-400 पॉइंट टूटना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रॉफिट में आ पाऊंगा। जबकि मार्केट 2 दिन से एकदम रेंज बाउंड साइडवेज टाइप पे चल रहा है। सो ऑप्शंस में अभी वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, और एकदम सडन फॉल्स आ रहे हैं। और अब आपको रिसेंटली दिखाता हूँ, एक बहुत बड़ा स्पाइक भी आया था मार्केट में, जिसकी वजह से काफी तकलीफ हुई थी। एक बार मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी आपको सही दिखेगा। देखो ये वाले स्पाइक की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको दिख रहा है यहाँ सपोर्ट के नीचे से बैंक निफ्टी में बहुत तगड़ा बाउंस आया था, और ये बाउंस छोटा मोटा नहीं है। मैं अगर यहाँ से पकड़ू लो से, जहाँ से एकदम बाउंस ट्रिगर हुआ, तो भाई ये लगभग लगभग ना 2.25% का बाउंस है। 2 2.25%, 2 2.25% बैंक निफ्टी ऊपर गई और इतनी ही नीचे आई। तो भाई ये छोटी बात नहीं है, इसमें ना अच्छे अच्छे लोगों के काम डल जाते हैं, इसके अंदर स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, लोग पैनिक भी कर जाते हैं, समझ नहीं आता क्या हो गया ये अचानक से। तो ये बहुत खतरनाक चीज है भाई, इनको हमेशा हमें बहुत केयरफुली ट्रेड करना है। स्पाइक्स वगैरह आते हैं तो इनको भाई ट्रेड करना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है इस टाइप की स्पाइक्स को ट्रेड करना, है ना? तो देखो अभी मैं यहाँ पे मैंने आवरली चार्ट लगाया तो आपको दिख रहा होगा कि ये वो कैंडल था, सीधा यहाँ तक गया और यही क्लोज हो गया अगले 10-15 मिनट के अंदर। और ये ट्रिगर किया गया था एचडीएफसी बैंक के थ्रू, है ना? और एचडीएफसी बैंक में भी देखो आपको सेम दिख रहा होगा, ये ऊपर बाउंस कर गया। अब मैं एक बैंक की और बात करूंगा, आईसीआईसी बैंक की, फिर हम लोग रैप अप करेंगे। आईसीआईसी बैंक में भी देखो सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक अच्छा सा बाउंस दिखाया गया था बैंक निफ्टी के अंदर। आईसीआईसी बैंक का ब्रेकआउट यार देखो, ये कंसोलिडेशन जोन पे मैं पहले भी ट्रेड कर रहा था, मैंने वीडियोस भी बनाए थे कि यहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा था, और मेरा टारगेट तो 1260 रुपए का मेरा टारगेट था। बट ये कंसोलिडेशन जोन ना एटलीस्ट 13-14 दिन का था। अब मेरा ऑप्शन का प्रीमियम इतना था, डिके हो गया था कि मैंने पोजीशन एग्जिट कर दी, और फिर मार्केट एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर चला गया, तो 1260 तो मेरा क्लियर था। ये टारगेट तो भाई ये तो भगवान भरोसे था, इसका मुझे आइडिया नहीं, तो ये मेरे से मिस भी हो गया, और मैंने इसका ट्रैक भी नहीं किया उसके बाद। तो ये भी अच्छा है, देखो फॉल्स ब्रेकडाउन था, हालांकि ब्रेकआउट तो अच्छा था, काफी ऊपर तक गया भी, बट फिर मार्केट नीचे आ गया। सो ओवरऑल यार बाउंस का हम लोग वेट करेंगे निफ्टी के अंदर। ये अगर यहाँ से बाउंस तो करा है, यहाँ पे अगर वापस आता है, यहाँ इसको रिटेस्ट करके वापस जाता है और ये लेवल को ब्रेक कर देता है, तो भाई फिर हम लोग बुलिश हो जाएंगे। और ये वाला रेजिस्टेंस तो हम लोग पहले रखेंगे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे। ये बहुत मतलब इसको बहुत ज्यादा कंसिडरेशन नहीं करेंगे, फिर भी एक शॉर्ट टर्म के लिए हम पकड़ेंगे कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। ठीक है, बाकी तो इसको ब्रेक करके मार्केट चला जाएगा ऊपर। और ग्लोबल कंडीशन यार कुछ बहुत अच्छी नहीं है, तो मेरा लाइक बाय साइड पे तो अभी कोई रिकमेंडेशन है नहीं। बाय साइड पे तो मुझे लग रहा है कि यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं तो अभी बुलिश नहीं हूँ। लेट्स सी, हो सकता है फेक बाउंस आपको ट्रैप करने के लिए, तो वो भी हो सकता है। बाकी स्टॉप लॉस हंटिंग तो भाई लास्ट कुछ टाइम से स्टॉप लॉस हंटिंग इतनी देखने को मिली है मार्केट में, कुछ जगह पे मेरे बहुत स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए स्टॉप लॉस हंटिंग की वजह से। मैं आपको कुछ मूवमेंट दिखाता हूँ कि स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे होती है ना? एक तो मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया था, एक तो ये दिखाया था आपको हंटिंग कैसे होती है, लोगों को ट्रैप कैसे करा जाता है। देखो एक तो ये है कि मार्केट सडनली स्पाइक करता है ऊपर और सडनली नीचे आ जाता है ना? एक तो हंटिंग का सिनेरियो ये हो गया। अब मैं दूसरा सिनेरियो आपको हंटिंग का दिखाता हूँ, जो लास्ट कुछ टाइम से बहुत ज्यादा हो रहे थे। देखो एक तो हंटिंग आपको ये दिख रही है, क्लियरली मार्केट को एक सीधा ऊपर और फिर धड़ाम से सीधा नीचे। ठीक है, मतलब बहुत रैपिड जो स्पाइक्स आते हैं, स्पाइक्स ना आते नहीं, इनको लेके आना आना पड़ता है, ताकि रिटेल प्लेयर्स है जो प्लेयर्स है उनको बाहर निकालो और फिर मार्केट को अपने डायरेक्शन में लेके जाओ। ये देखो ये वाले दिन भी एक बहुत हंटिंग था, हंटिंग कह सकते हो, रीबैलेंसिंग कर सकते हो कि भाई कुछ फुटसी वगैरह के अंदर रीबैलेंसिंग हो रखी थी, तो यहाँ पर मार्केट आया और सीधा मार्केट ऊपर निकल गया। और ये फॉल ना छोटा नहीं था, ये फॉल अराउंड 300-400 पॉइंट का फॉल था। 800 से गया था मार्केट और सीधा 500 तक आ गया था, 400 कुछ 86, 468। तो काफी बड़ा फॉल था ये, इसको आप झेल नहीं सकते एज अ ऑप्शन बायर। इसके पहले एक हंटिंग और दिखाता हूँ, देखो इसके पहले फेड की मीटिंग के पहले एक हंटिंग थी, मार्केट को फॉल किया और नेक्स्ट डे सीधा ऊपर ले गए। ठीक है, इसके अलावा एक हंटिंग और दिखाता हूँ जहाँ पे मेरा काफी नुकसान हुआ था।
वो हंटिंग आई गेस ये वाली है। नहीं, ये नहीं है। एक सिनेरियो और दिखा देता हूँ। जिस दिन रिलायंस का एजीएम था, उस दिन हंट हुआ था ये वाला। यार इस दिन बहुत गंदी हंटिंग हुई थी, रिलायंस का सब चीजें पॉजिटिव थी, मार्केट एकदम नीचे आया और एकदम सडनली इसको ऊपर लेके चले गए। तो ये हंटिंग हुई थी। वो यार ये हंटिंग से हमें इसको हम मिटिगेट नहीं कर सकते, इससे बच भी नहीं सकते हो, क्योंकि यार ये तो होनी होनी है, लिक्विडिटी कैसे जनरेट होगी। देखो सडनली एक कैंडल में नीचे और सडनली दो कैंडल में ऊपर, तो ये स्पाइक्स ना बहुत पैनिक कर देती है इंसान को। यहाँ पे वॉल्यूम देखो एकदम दबा के वॉल्यूम्स है, और ये वॉल्यूम क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि भाई कल एक बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल सकता है, मार्केट का व्यू बुलिश ही है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस हंटिंग को कैसे हमें टैकल करना है, इसको लेके हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और कैसे इसको डील करके मार्केट से पैसा बना सकते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे, है ना? नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी प्राइस एक्शन ये वो इन सब पे इतना रिलाय करके आप नहीं पैसा बना सकते, आपको एडवांस होना ही पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल जाना ही पड़ेगा। इसके अलावा देखो एक पैटर्न अब यहाँ भी दिखाता हूँ, पोल एंड फ्लैग का पैटर्न होता है ना, कि ये एक पोल है, यहाँ पे एक फ्लैग बना और मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, मतलब ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड पे, जिस टाइप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बराबर बना है, तो यहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन दिया, मार्केट को ऊपर ले गए, तो यहाँ से फिर सेलिंग आई, फिर ऊपर लेके गए और फिर एक ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर लेके गए। तो इतना ज्यादा वोलेटिलिटी आई जाती है ताकि रिटेल प्लेयर्स बाहर हो, उनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, वो निकले बाहर यहाँ से, ऊपर नीचे जो, जबकि व्यू क्लियर है कि ऊपर ही जाना है, प्राइस एक्शन बना के भी जा सकता है, लेकिन वो पुराना तरीका हो गया, अभी ऐसे 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 करके ऊपर जाता है मार्केट। तो ये वीडियो के अंदर इतना ही है। ओवरऑल सेंटीमेंट्स मेरे हिसाब से नेगेटिव है, हम लोग वेट करेंगे ये लेवल के ब्रेकडाउन होने का या फिर सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग बाउंस का, और बाउंस आता भी है तो मैं बहुत ज्यादा कन्विक्टेड नहीं हूँ उसको लेके। लेट्स सी अगर ग्लोबल कुछ कंडीशन ठीक होती है तो। बाकी कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, आंसर करने का ट्राई करता हूँ।